सो नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमने लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर जो बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करके ही एक्सप्लेन किया गया था। तो इसमें हम 4 डिफरेंट पोस्टुलेट स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in one or many possible circular path। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या हो रहे, सर्कुलरली रोटेट हो रहे। मतलब क्या, सो ये अपना न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोला गया है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या हो रहे, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहे। यस और नो। तो वही बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे पॉसिबल वेज में न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलरली रोटेट हो रहे। और वो जो सर्कुलर पाथ है विच इज इन फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। तो ये जो सर्कुलर पाथ में अपने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड रेडियस पे वो रोटेट हो रहे। और वो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट, एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगा। और यही सर्कुलर पाथ को, ये जो सर्कुलर पाथ है अपना जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे, वो सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट एंड अलाउड एनर्जी स्टेट। तो ये जो पाथ है जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली रोटेट करने वाला है वो पाथ को हम बोल सकते हैं ऑर्बिट, या तो स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। क्लियर। तो आप इसमें से कोई भी एक नेम से बोल सकते हो। तो यूजुअली हम ऑर्बिट वर्ड यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट में रोटेट हो रहे हैं। ऑर्बिट मतलब क्या, ये जो सर्कुलर पाथ है जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। और ये जो सर्कुलर पाथ है उनका क्या रहेगा, एक फिक्स्ड रेडियस रहेगा। जैसे कि रेडियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस से लेके वो ऑर्बिट जो अपना इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली रोटेट हो रहा है उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। तो ये रेडियस देखेंगे, फिर ये रेडियस देखेंगे, तो एक फिक्स्ड रेडियस में अपने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे और उनका एनर्जी भी क्या है, एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगा। और ये जो ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे, वो ऑर्बिट का जो हम लोग ने अरेंजमेंट है वो किसके बेसिस पे किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब क्या, जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे वो ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम रहेगा। फिर कौन सा ऑर्बिट रहेगा, तो उससे जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का अरेंजमेंट कैसे किया है, उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सो the orbit are arranged in around the nucleus in increasing order of their energy। clear। तो ये हो गया अपना first postulate of Bohr's atomic model। so next is, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपने पास वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कभी भी चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ। तो जो भी अपने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और एनर्जी है थोड़ी देर बाद कुछ चेंज हो रही है। मतलब हम क्या बोलेंगे, टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। सो अगर अपना इलेक्ट्रॉन सपोज इनर ऑर्बिटल में है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में है, उसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं, इनर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में, ठीक है, इनर ऑर्बिट में। अब क्या हो रहा है, वो हायर ऑर्बिट में जा रहा है। सो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में कब जाएगा, तो जब वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाना है तो वो क्या करेगा, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी हो सकता है या कोई भी प्रकार का एनर्जी,
वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर स्टेट से क्या होगा, हायर स्टेट में मूव होगा। क्लियर, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाएंगे। मतलब क्या, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे। तो सपोज अपना इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट में था, मतलब ये क्या हो गया, अपना इनर ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। तो अब क्या होगा, अगर एनर्जी मिला, अपने इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया या कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो क्लियर, हम क्या बोलेंगे, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, दैट इज फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। ये हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशन या एनर्जी को इमिट करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर की तरफ आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। क्लियर, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, और बाय इमिटिंग एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। तो दोनों भी अपोजिट है, एब्जॉर्ब करेगा तो कम से ऊपर की तरफ जाएगा और रिलीज करेगा तो ऊपर से वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा। तो यही है अपना सेकंड पोस्टुलेट। सो देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर स्टेशनरी स्टेट। सो स्टेशनरी स्टेट का मतलब ही है और सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे, उसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। कब, व्हेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट पर जाएगा। और एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। क्लियर, जब एनर्जी इमिट होगा तो वो हायर से लोअर की तरफ आएगा। एंड द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। जो ये चेंज इन एनर्जी है वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यू मैनर में हो रहा है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू में वो अपना एनर्जी चेंज हमें मिलेगा। सो ये एक डिसकंटिन्यू मैनर में चेंज होगा एनर्जी का। तो ये हो गया अपना सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट हो रहा था जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था। अभी हम ट्रांजिशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। देखो, हमने क्या बोला, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, या तो वो हायर से लोअर की तरफ आ रहा था, दैट इज ऑल्सो ट्रांजिशन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो वो ट्रांजिशन कब हो रहा है, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या तो वो एनर्जी को इमिट कर रहा है, बराबर। तो वो जो रेडिएशन को इमिट कर रहा है या तो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो रेडिएशन का अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए है एक फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। ये फॉर्मूला को यूज करके हम कोई भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। क्या था फॉर्मूला, E इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या था अपना, प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। तो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का एक कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर, तो ये फॉर्मूला में हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, न्यू का, दैट इज फ्रीक्वेंसी का। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में, न्यू इक्वल्स टू ई अपॉन एच। तो वही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर लिया है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम कोई भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते। बट यहाँ पर है अपना डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। डेल्टा ई क्या है अपना, चेंज इन एनर्जी, या हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट। डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट।
सो जो भी अपने दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो दोनों भी ऑर्बिट है, वो दोनों का ऑर्बिट का जो भी एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ई से। तो डेल्टा ई क्या है अपना, डिफरेंस बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट। सो यहाँ पर देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन इज अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट, देन डिफरेंस इन एनर्जी इज बाय डेल्टा ई। सो यहाँ पर मैं डायग्राम से बताती हूँ। यहाँ पर अपना न्यूक्लियस, ये हो गया ऑर्बिट। सो सपोज अपना इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट में, इसको हम बोलते हैं, ये ऑर्बिट में एनर्जी है E2, ये ऑर्बिट का एनर्जी है E1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। मतलब क्या, हायर ऑर्बिट का एनर्जी क्या था, E2, लोअर ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, E1। तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा ई। एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा ई से। तो डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो भी हायर ऑर्बिट का वैल्यू है एनर्जी का, उसमें से हम लोअर ऑर्बिट का एनर्जी वैल्यू माइनस कर देंगे। सो E2 माइनस E1, क्लियर। सो डेल्टा ई क्या है, ये जो दो ऑर्बिट से जिसके बीच में ट्रांजिशन होने वाला है इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों का एनर्जी डिफरेंस, क्लियर। सो न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच, और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट का एनर्जी, E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, और E1 क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। ऑलवेज आपको हायर में से लोअर वैल्यू को माइनस करना है। सो E2 माइनस E1, क्लियर। सो ऐसे हम डेल्टा ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एच का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। सो ये वैल्यूज को पुट अप करके हम फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रेडिएशन इमिट हो रहा है या कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट है फोर्थ पोस्टुलेट। सो फोर्थ पोस्टुलेट में हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम की। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेट, इन गिवन स्टेशनरी स्टेट का मतलब ही है ऑर्बिट, इज एक्सप्रेस्ड एज। सो जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रोटेट हो रहे, उनका जो एंगुलर मोमेंटम हमें अगर कैलकुलेट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, और r मतलब रेडियस, क्लियर। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलरली रोटेट करता है, तो उसका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला है mvr। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू रहेगा इक्वल टू NH अपॉन 2π। तो जो अपना एंगुलर मोमेंटम है mvr, उसका कौन सा वैल्यूज पॉसिबल है, तो NH अपॉन 2π। अब ये n क्या है, तो n का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 2 3 से एंड सो ऑन। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है, कांस्टेंट वैल्यू है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू। तो यहाँ पर ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। n का वैल्यू भी हम 1 2 3 पुट अप करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। सपोज पहले हम लेते हैं n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 लेने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा mvr का, h अपॉन 2π बराबर। जब हम क्या लेंगे, n इक्वल्स टू 1, नाउ n इक्वल्स टू 2। जब हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, h अपॉन पाई। फॉर n इक्वल्स टू 3h अपॉन 2π बराबर। तो ये सारी क्या हो गई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज। सो द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π।
तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम की पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन सी होगी, तो वैसी वैल्यूज जो h/2π वैल्यू की इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब ये n का वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है ना, h/2π तो कांस्टेंट ही है, n का वैल्यूज ही हम चेंज करें, तो जो ये वैल्यूज मिल रही है यही वैल्यूज सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो h/2π को हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 1 से 2 से 3 से, तो जो वैल्यू मिलेगा वो अपना एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ यही ऑर्बिट में, ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट आर अलाउड हियर। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज ये रहेगा वही ऑर्बिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं, वही ऑर्बिट अलाउड ऑर्बिट हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया अपने 4 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रख के एक्सप्लेन किया गया था। सो ये तो हो गए पोस्टुलेट। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि ये जो पोस्टुलेट दिए गए थे, ये जो मॉडल दिया गया था उसके बेसिस पे हमें क्या क्या रिजल्ट मिला, क्या क्या कंक्लूजन मिला, हम क्या क्या वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अभी हम रिजल्ट में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n = 1 2 3। स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या, अगेन हमें मालूम है ऑर्बिट, तो जहां पर अपने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे, तो वो ऑर्बिट को क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो कैसे, सो ये न्यूक्लियस, ये सर्कुलर ऑर्बिट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट है, सबसे क्लोज्ड ऑर्बिट न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू क्या रहेगा, n = 1। देन सेकेंड ऑर्बिट का वैल्यू क्या रहेगा, n = 2। थर्ड के लिए हम क्या वैल्यू देंगे, n = 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्बिट को नंबर दिया है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना नंबरिंग, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो वैल्यूज है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल n से। सो क्लियर, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो भी अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है वो ऑर्बिट को हम लोग ने नंबरिंग दिया है। सबसे फर्स्ट जो इनर ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज्ड ऑर्बिट है, उसको नंबर देंगे हम 1, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर देते जाएंगे। तो ये हो गया वो ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट इज द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर। जो ऑर्बिट है उसका रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूक्लियस से वो ऑर्बिट का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। तो वो रेडियस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। सो फॉर्मूला इज Rn = n² × a0। अब ये a0 वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a0 इज कांस्टेंट टर्म, और उसका कांस्टेंट वैल्यू भी यहाँ पर दिया गया है 52.9 पिकोमीटर। सो a0 का वैल्यू क्या है, 52.9 पिकोमीटर। तो a0 का वैल्यूज तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा रेडियस के फॉर्मूला में। तो चेंज क्या होगा फिर, n का वैल्यू। अभी हम लोग ने देखा ऑर्बिट को हम लोग ने नंबरिंग दिया है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते। अगर सपोज मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्बिट का, मतलब क्या, n = 1, यस और नो, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो R1 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, n की जगह पर 1 का स्क्वायर। a0 का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, दैट इज 52.9। तो R1 क्या मिलेगा हमें, 52.9 पिकोमीटर। क्लियर। सेम वे हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर R2 क्या हो जाएगा, n की जगह पर हम लेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी n की जगह पर हम 2 लिखेंगे। सो 2 का स्क्वायर इंटू 52.9, सो 4 × 52.9। तो यहाँ पर हम वैसे सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते, थर्ड ऑर्बिट के लिए भी कर सकते। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला यहाँ पर कि हम वो ऑर्बिट को नंबरिंग किए, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो जो ऑर्बिट है उसका हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। सो यहाँ पर जो
स्टेशनरी स्टेट है उनके एनर्जीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके थ्रू हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला है E1 इक्वल्स टू -RH1/n²। क्या है फॉर्मूला? En इक्वल्स टू -RH1/n²। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम वो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम अगेन n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना है तो हम n का वैल्यू 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी n का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब ये RH क्या है? हम लोग ने देखो वेव नंबर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे वो सीरीज का 5 डिफरेंट सीरीज का, वहाँ पर हमने वेव नंबर का फॉर्मूला देखा था। वहाँ पर भी हमने एक वर्ड यूज किया था RH। RH क्या था? एक कांस्टेंट टर्म था, उसको हम बोलते थे राइनबर्ग कांस्टेंट, और उसका वैल्यू क्या था? 109677। यस और नो? जब हमारा वैल्यू किस में रहेगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। और अगर हमें RH का वैल्यू चाहिए जूल में, तो वैल्यू क्या है RH का? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हो गया RH का कांस्टेंट वैल्यू इन जूल। सेंटीमीटर इनवर्स में है 109677, तो इसको हम बोलते हैं राइनबर्ग कांस्टेंट। क्लियर? तो हमें जो भी ऑर्बिट का एनर्जी, अभी RH का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, n का वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और वैसे हम एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं n का वैल्यू 1 लेके। सो E1 के लिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा? देखो माइनस RH का वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। 1/n का वैल्यू यहाँ पर है 1²। सो 1/1² दैट इज 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सेम हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। सो E2 क्या हो जाएगा? सेम RH का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर। सो 2.18 2 का स्क्वायर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें E2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम एनर्जी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज करके। नेक्स्ट रिजल्ट है, बोर थियरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ओनली। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे वो कौन से एटम के लिए कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही हम एनर्जी एंड रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या है? तो जैसे कि हीलियम 2+ लिथियम 2+ बेरिलियम 3+ एंड सो ऑन। अभी इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कैसे हुआ। तो हमें मालूम है हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करेंगे हीलियम की, यहाँ पर आएगा हीलियम प्लस। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन ही उसके पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो अगर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन में से अपना 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? हीलियम पॉजिटिव ना। कोई भी एलिमेंट जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा? तो जितना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे कि यहाँ पर हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हीलियम के ऊपर क्या चार्ज रहेगा? +1। तो +1 को सिर्फ आप प्लस भी लिख सकते हो और +1 भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये हो भी अपना क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देन अगर हम बात करेंगे लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा लिथियम? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आएगा? 2+, बराबर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन अगर हम बात करेंगे बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम पे कौन सा चार्ज रहेगा? 3+। तो अभी जो ये सारे स्पेसीज है, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, ये सारे स्पेसीज अब क्या बोल सकते हैं हम? हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो इसको बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। और ये एलिमेंट, ये आयंस के लिए हम एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है, द थियरी कैन बी अप्लाइड टू ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ एंड सो ऑन। द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद दीज स्पेसीज। तो ये जो सारे स्पेसीज हम लोग ने यहाँ पर लिखे हैं, इनके ऑर्बिट का एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उनके लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया। सो एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18, जो कि ये वैल्यू किसका है? RH वैल्यू अपॉन Z² इंटू Z² अपॉन N²। तो ये फॉर्मूला को यूज करके हम एनर्जी हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का कैलकुलेट करेंगे। अब ये Z क्या है? तो हम लोग ने ऑलरेडी मालूम है, हम Z किसके लिए यूज करते हैं? Z किसका सिंबल है? एटॉमिक नंबर का। तो Z इज एटॉमिक नंबर। N किसके लिए हम यूज करते हैं? अभी हम लोग ने फर्स्ट रिजल्ट में डिस्कस किया। सो N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट है उसका हम एटॉमिक नंबर लेंगे, देन कौन से ऑर्बिट का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है वो N का वैल्यू यहाँ पर लेंगे, और वैसे हम ये स्पेसीज का भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे रिलेशन की Z और N का एनर्जी के साथ, तो Z देखो यहाँ पर एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो जितना Z का वैल्यू बढ़ेगा उतना नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा ना। यहाँ पर कौन सी साइन है? नेगेटिव साइन है। तो जितना Z का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे उतनी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब क्या? उतना एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंक्रीज होते जाएगा। और अगर हम N का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, N क्या है? अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो कहाँ पर प्रेजेंट है? देखो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। क्लियर? तो N क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी को, और Z क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रेडियस की, ये तो हो गया एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रेडियस। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला है 52.9 N² अपॉन Z। N अगेन क्या है? अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो जो भी स्पेसीज का हमें रेडियस कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूला का यूज करके 52.9 क्या है? N0 का वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम N² से मल्टीप्लाई करेंगे और Z से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? एटॉमिक नंबर को। सो जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उतना रेडियस कम होगा, और जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा उतना अपना रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम रिलेशन भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना फोर्थ पोस्टुलेट, जहाँ पर हम हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का भी एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट इज
The velocity of electron can also be calculated from Bohr's theory. So Bohr's theory का यूज करके हम वो इलेक्ट्रॉन का velocity that is speed भी calculate कर सकते हैं. Quantitatively, it is found that the magnitude of velocity of electron increase with increase of z. तो हमें वैल्यू से क्या समझ में आता है, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, so velocity of electron increases with increasing z. so जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, हम ये बोल सकते हैं. बराबर. नेक्स्ट क्या दिया गया है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. और वेलोसिटी कब डिक्रीज होगा, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा. n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्लियर. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बिटवीन z एंड n, दैट इज एटॉमिक नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो ये हो गए अपने डिफरेंट 5 रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रो